नमस्कार। सभी प्यारे विद्यार्थियों का YouTube चैनल ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन में हार्दिक स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी, उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन YouTube चैनल ऐप के ऊपर YouTube चैनल पे आपको डेमो क्लासें दी जाती है। ऐप के ऊपर हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो विशेष क्लास है ये आपको इसलिए YouTube पे दी जाती है ताकि आप कंटेंट को पहचान सके, आप उसको परख सके कि आपको किस तरह का कंटेंट है वो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ऐप के अंदर मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान सरोवर हमेशा से ही अपने कंटेंट के लिए जाना जाता है। आप पीछे के एग्जाम में देखेंगे तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुकों ने धमाल मचा रखा था। उसी तरह हमने ये उन्हीं के किताबों के आधार पर हमने ये आपका कोर्स लॉन्च किया है, जिसके लिए आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे। हमें बड़ी खुशी होती है कि विद्यार्थी से दिन प्रतिदिन हमसे जुड़ रहे हैं और उनको ये कोर्स काफी पसंद भी आ रहा है। आप अगर हमसे जुड़े हैं तो आप जरूर कमेंट करें कि आपको ये कोर्स है कैसा लग रहा है, आपको कोर्स के अंदर सिलेबस, आपको जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं, क्या आपने पहले इतनी डिटेल से पढ़ा है क्या। तो इसीलिए हम विद्यार्थियों को ये सुविधा दे रहे हैं कि विद्यार्थी अगर कोर्स लेना चाहता है उससे पहले वो उस टीचर के बारे में जान ले, कैसा वो कंटेंट करवा रहे हैं उसके ऊपर पहचान कर ले, उसके बाद वो अपना पैसा वो खर्च करे। देखिए, पैसा बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, हम ये मानते हैं, तो वो पैसा आपका व्यर्थ ना जाए, इसलिए हम ये डेमो क्लासें डालते हैं समय समय पर जब भी नया टॉपिक शुरू होता है। तो उसके कारण हमने ये फैसला लिया है कि जो भी टॉपिक शुरू होता है उसका एक आधा वीडियो बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चे उस कंटेंट को पहचाने। और अगर उनकी इच्छा है कि सर हमें कंटेंट बड़ा पसंद आया, हम ये पहली बार इतना अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं, या हमें ये कंटेंट पढ़कर हमें नौकरी लगना है, तो वो विद्यार्थी है वो जरूर कोर्स को ज्वाइन करे। आपको ये निश्चितता दिला सकता हूं मैं कि राजस्थान इतिहास में आपको पिछड़ने नहीं दूंगा। आप जहां चाहे कोई सी भी अधीनस्थ बोर्ड है, चाहे आरपीएससी है, किसी का भी एग्जाम देके आएंगे, राजस्थान इतिहास के प्रश्न है वो आप 100% सही करके आएंगे। हालांकि जीके है काफी वाइड है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप पूरे के पूरे प्रश्न सही करके आएंगे, लेकिन 85, 80, 90% तक अगर आप हमसे पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 85 से 90% वो इतिहास के प्रश्न सही करके आएंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि बड़े ऑथेंटिक सोर्स से हमने ये कंटेंट बनाया है। तो जब आप पढ़ोगे तब आपको ये जान जाओगे। तो आइए, ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे आपको ये डेमो दिखाई जा रहा है। आज हम ऐप के अंदर एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन। जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, राजस्थान में किसान आंदोलन। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा रहेगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। मेरा नाम आप जानते हैं, मैं सुरेश कुमार आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। और राजस्थान इतिहास है पूरा कंप्लीटली है मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हमने पहले टारगेट किया कि जो बच्चे सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए हम जो उनके टॉपिक है उनको हम पहले करवा दें, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है राजस्थान इतिहास के वो हम बाद में ऐप के अंदर अपलोड करते रहेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जो किसान आंदोलन था और उसमें जो सबसे लंबा चलने वाला, लगभग 44 सालों तक ये आंदोलन चला और अहिंसक आंदोलन था। एक भी व्यक्ति इसके अंदर मारा नहीं गया, कोई खून खराबा नहीं हुआ, बड़ी शांतिपूर्वक आंदोलन चला 44 सालों तक। राजस्थान का सबसे लंबा आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, इसके ऊपर आज हमारा क्या रहेगा, लेक्चर रहेगा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन। आप सभी तैयार हैं इस क्लास को लेने के लिए? और जब भी आप इस वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट जरूर करें आप कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्या इसी तरह की क्लासें आपको निरंतर मिलती रहे। तो ये आप अपना जो भी विद्यार्थी, मेरा विशेष निवेदन है, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहा है, एक तो चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर छोड़ें अपने अपने कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें फीडबैक मिलता है कि हमें और क्या कुछ करना है विद्यार्थियों के लिए। तो आप कमेंट करें, हमें अगर सुधार करना है तो आप बताइए कि सर आप टीचिंग में सुधार करिए, आप इन चीजों में आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। तो जो भी आपके फीडबैक होंगे वो हम जरूर सुनते हैं। मैं खुद आपके कमेंट देखता हूं, फिर मेरे को लगता है जो भी विद्यार्थी अपने कमेंट दे रहा है उसके ऊपर अपने काम करते हैं। तो चलिए, विशेष निवेदन आपसे कर दिया। अब अपनी क्लास चलेगी जो लगभग 1 घंटे की क्लास रहने वाली है। तो अब बात करते हैं अपने आज जो आंदोलन पढ़ेंगे, कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मुख्यतः रहेगा बिजोलिया किसान आंदोलन पे।
ये ऐसे टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब देखिए, ये जो आंदोलन था 1897 से लेकर 1941 तक, लगभग 44 सालों तक ये आंदोलन चला। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। पहले देखिए, आंदोलन पढ़ने से पहले हमें इसकी रूपरेखा हमें समझनी चाहिए कि बिजोलिया जो ठिकाने था, इसका संस्थापक कौन था। तो अगर बिजोलिया ठिकाने की बात करें, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक, इस देखिए, मैं ये मेरे को भी पता है कि आप में कुछ टॉपिक, आप में से कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने ये पढ़ रखा है, लेकिन हम जीरो लेवल से, हम ये मानते हैं हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसको कुछ नहीं आ रहा, उनको हम 0 से 100% तक लेके जाएंगे। तो अगर बात करें, बिजोलिया एक ठिकाना था कहां का? मेवाड़ का। ये ठिकाना कहां का था? मेवाड़ का। और मेवाड़ का ठिकाना था और इसका संस्थापक कौन था? अशोक परमार। कौन था? संस्थापक कौन था? एग्जाम में कई बार प्रश्न आ चुका है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। ये अशोक परमार खुद कहां का था? जगनेर। जगनेर जो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। खुद कहां का था? उत्तर प्रदेश का। तो सर ये बिजोलिया का ठिकानेदार कैसे बना? तो देखिए, खानवा का युद्ध होता है, महाराणा सांगा ना, महाराणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध किया था और 1527 में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में, खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने साथ दिया था। किसको? किसका दिया था? राणा सांगा का। तो राणा सांगा ने इसको कौन सी जागीर दी? ऊपर माल की क्या दी? जागीर दी। तो अशोक परमार की बात करें तो इन्होंने, अशोक परमार ने सांगा की कौन से युद्ध में सहायता की थी? खानवा के युद्ध में सहायता की। खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने, खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने महाराणा सांगा, किसकी? महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा को सेवाएं दी। सेवाएं दी थी, इसलिए बदले में राणा सांगा ने इनको कौन सी जागीर दी? ऊपर माल की जागीर दी। इसलिए बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में रहेगी अपनी क्लास, आपको प्रॉपर नोट्स बनाए जाएंगे ताकि आपको बड़ी पुस्तकें वो पढ़नी ना पड़े। राणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी। उपरमाल का जो क्षेत्र है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? उपरमाल। अगर बात करें इस बिजोलिया का, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? अगर बिजोलिया तो बाद में पढ़ा, पहले इसका प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। क्योंकि चूंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है, हमें एक एक बातों का ध्यान में रखना है। तो इसका प्राचीन नाम बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? बिजोलिया का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या था? विजयावल्ली। इसका प्राचीन नाम क्या था? विजयावली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बिजोलिया था, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आपको पता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, है ना, ये ठिकाने हुआ करते। 16, 32, गोल के उमराव, ये ठिकाने थे। तो ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मेवाड़ी रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना। प्रथम श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। कौन सा? बिजोलिया। वर्तमान में बिजोलिया कहां स्थित है? तो आपको वर्तमान भी लोकेशन पता होनी चाहिए। वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। वर्तमान में भीलवाड़ा में स्थित है। वर्तमान में बिजोलिया कहां पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो ये भीलवाड़ा में स्थित है। और यहां जो किसान थे वो किस जाति के थे? सर्वाधिक धाकड़ जाति के यहाँ पे क्या रहते थे? किसान थे। किसान किस जाति के थे? धाकड़।
ये भी ये प्रश्न आया हुआ है कि बिजोलिया के अंदर धाकड़ जाति, तो किस जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान थे। अब देखते हैं, ये तो हो गई अपनी बेसिक बात, हमने क्या कर ली है, बेसिक बात कर ली है कि ये सारी बातें हो गई थी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि बिजोलिया के ठिकानेदार, बात करते हैं बिजोलिया के ठिकानेदार कौन कौन थे। जैसे राव केशव दास थे, गोविंद सिंह थे, उसके बाद कृष्ण सिंह बने, तो ये ठिकानेदार थे। तो इनके ठिकानेदार थे ना, है ना, तो ये क्या थे? ठिकानेदार थे। तो चलिए बात करते हैं अपने, ये जो ठिकाने थे, यहाँ का जो जागीरदार था वो राव जी कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? राव जी। ठिकानेदार नहीं कहलाता था, यहाँ का जो जागीरदार था वो राव जी कहलाता था। क्या कहलाता था? राव जी। बिजोलिया का जागीरदार राव जी कहलाता था। क्या कहलाता था? राव जी। चलिए ये सारी बात कर ली अपने कि अशोक परमार ने इस ठिकाने की स्थापना की थी और उपरमाल की जागीरदारी राणा सांगा ने, इसका प्राचीन नाम विजयवल्ली था, प्रथम श्रेणी का ठिकाने था, भीलवाड़ा में वर्तमान में स्थित है। और अगर बात करें, यहाँ जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे और यहाँ का जो जागीरदार था वो क्या कहलाता था? राव जी कहलाता था। अब बात करते हैं बिजोलिया के ठिकानेदार कौन कौन थे। हेडिंग डालते हैं बिजोलिया के ठिकानेदार। किसके समय मामला गड़बड़ होने लगा, किस ठिकानेदार के समय मामला गड़बड़ होने लगा, उसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। तो बिजोलिया के ठिकानेदार की बात करें, पहला ठिकानेदार कौन था? राव केशवदास। कौन था? राव केशवदास। पहला ठिकानेदार कौन था? राव केशवदास। चरणों की बाद में बात करेंगे, पहले इनके ठिकानेदार देख लेते हैं। देखिए राव केशवदास जब ठिकानेदार बने तो इनके समय, राव केशवदास के समय बिजोलिया के जो मराठा थे, बिजोलिया को मराठों के नियंत्रण से क्या करवाया? मुक्त करवाया। तो बिजोलिया में मराठों का प्रभाव था, तो राव केशवदास ने बिजोलिया को मराठों के नियंत्रण से क्या करवाया? मुक्त करवाया। तथा और प्रजा ने भी इसके लिए ठिकानेदार की क्या की? मदद की। तो कहने का मतलब है, जब राव केशवदास थे तो प्रजा और ठिकानेदार में क्या थी? अच्छी तालमेल थी। राव केशवदास ने प्रयास किया मराठों को बाहर निकालने का, इसके लिए प्रजा ने साथ किसका दिया? ठिकानेदार का। तो कहने का मतलब यह कि राव केशवदास जब यहाँ के ठिकानेदार थे तो प्रजा और ठिकानेदार के बीच अच्छा तालमेल था। तो इनके काल में, राव केशवदास के काल, इनके काल में बिजोलिया को मराठाओं से, है ना, मराठाओं के नियंत्रण से, मराठाओं के मुक्त कराने का प्रयास किया तथा प्रजा ने भी ठिकानेदार का साथ दिया। जो जनता थी, प्रजा ने भी ठिकानेदार का साथ दिया। तो मेरे कहने का मतलब है, क्यों मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पता चले कि राव केशवदास थे तब किसानों के बीच और ठिकानेदार के बीच संबंध कैसे थे। उसके बाद राजा बना, ठिकानेदार कौन बना? राव गोविंद सिंह। कौन बना? राव गोविंद सिंह। केशव के बाद कौन बना? देखो इनके नाम के आगे क्या लग रहा है? राव। तो इनको क्या कहते थे? राव जी। तो फिर 2 नंबर पे कौन बने? राव गोविंद सिंह। कौन बने? राव गोविंद सिंह। राव गोविंद सिंह की अगर बात करो तो इनके काल में भी जनता ने सहयोग की भावना रखी।
है ना। इनके बीच जब ये राव गोविंद सिंह बने तो इनके समय भी क्या होने लगे, जनता और राव के बीच अच्छा तालमेल था। तो कहने का मतलब है इनके समय भी जनता ने क्या रखा था, सहयोग की भावना रखी थी। तो जनता द्वारा सहयोग की भावना बनी रही। जैसे केशवदास के समय थी वैसे ही किसके समय थी, इनके समय भी भावना बनी रही। किसके समय, राव गोविंद सिंह। अब ठिकानेदार बनते हैं करशन सिंह, है ना। अब 1894 में कौन बन जाते हैं, करशन सिंह। अब नेक्स्ट ठिकानेदार बनेंगे करशन सिंह। और करशन सिंह के समय जनता का क्या हुआ, शोषण होना शुरू हो गया, आर्थिक शोषण होना शुरू हो गया था। तो ये भी प्रश्न, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बिजोलिया के किस ठिकानेदार के समय वहां के जनता का शोषण होना शुरू हुआ था। तो आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर बात करें आज कथन कारक में, आजकल पता नहीं से प्रश्न मिलते हैं आपको कि कथन में दे देंगे राव केशवदास के समय जनता परेशान थी, है ना, जनता का शोषण हुआ। राव गोविंद सिंह के समय जनता का सहयोग रहा, राव करशन सिंह के समय आर्थिक शोषण हुआ। अब बताइए कथन कौन कौन से सही है या कौन से गलत है, इस तरह के ऑप्शन आपसे देखने को मिलेंगे। अब राव करशन सिंह, अब ठिकानेदार कौन बना, राव करशन सिंह। मैं क्या कह रहा हूं, अभी मैं आपको चरण नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं बेसिक जानकारियां पढ़ा रहा हूं, चरण की बात अपने आगे करेंगे। राव करशन सिंह ठिकानेदार बनते हैं 1894 में। कब बनते हैं, 1894 में। और हमने बात की बिजोलिया किसान आंदोलन कब से शुरू होता है, 1897 में। मतलब इनके ठिकानेदार बनने के 3 साल बाद यहां पे क्या हो जाएगा, शोषण शुरू हो जाएगा। तो इसमें अपने ये लिख सकते हैं, जनता का आर्थिक शोषण प्रारंभ हुआ। इनके समय क्या हुआ, जनता का आर्थिक शोषण प्रारंभ हुआ। यानी जनता का अब क्या होने लग गया था, जो केशवदास और गोविंद सिंह के समय नहीं हुआ वो इसके समय होने लगा। अब 1894 में जब इन्होंने जनता का शोषण शुरू कर दिया तो 1895 में जो यहाँ के धाकड़ जाति के लोग थे, कौन से, धाकड़ जाति के लोगों ने करशन सिंह का विरोध करने का क्या किया, निर्णय लिया। 1895 में जो धाकड़ जाति के किसान थे उन्होंने करशन सिंह का विरोध करने का क्या कर लिया, निर्णय किया था। 1895 में धाकड़ जाति के लोगों ने क्योंकि शोषण करेंगे तो विरोध तो करेगी जनता। आज अपना कोई शोषण करे तो हम विरोध नहीं करेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल। जिस तरह आपने देखा होगा दिल्ली में मतलब जो शिक्षार्थियों के साथ हुआ था उसके लिए उन्होंने विरोध भी किया था, तो सेम वही उस समय भी चलता था। करशन सिंह का विरोध करने का अभी तक तो ऐसा कोई विरोध वगैरह नहीं हो रहा था, लेकिन करशन सिंह के समय क्या होने लगा, विरोध होने लगा। विरोध होने के प्रमुख कारण क्या थे, करशन सिंह ने भू राजस्व अधिक कर दिया था, ऊंची लगान दरें कर दी थी, 84 प्रकार के लाग बाग तय कर दिए थे, बेगार प्रथा यानी कई प्रकार के कर वगैरह लगा दिए थे, जिसके कारण लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था। तो देखना विरोध करने के प्रमुख कारण, विरोध करने के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे, एक एक चीज बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे ताकि आपको आगे से बिजोलिया किसान आंदोलन की कोई भी फैक्ट है आपका छूटेगा नहीं। विरोध करने का प्रमुख कारण, यानी अत्यधिक भू राजस्व, जो किसान थे उनसे जमीनों के टैक्स क्या होने लगे, ज्यादा लेने लगे, लगान की दरें ऊंची कर दी, ऊंची लगान दरें, जो लगान का टैक्स, लगान की दरें थी उनको क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां 84 प्रकार के लाग बाग,
कितने प्रकार के, छोटे मोटे कितने प्रकार के करते हैं? 84 प्रकार के, 84 प्रकार के, 84 प्रकार के लाग बाग। सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा था 84 प्रकार का लाग बाग? बेगार प्रथा, बिना पैसे के काम कराना, लांता कुंता पद्धति, लांटा कुंतता कुंता पद्धति। खड़ी फसलों के ऊपर टैक्स लिया जाता था, फसल काटने के बाद भी टैक्स लिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? लांता कुंता पद्धति। अकाल के समय करों में छूट नहीं देना, किसानों के साथ वही व्यवहार करना। अकाल के समय करों में छूट नहीं देना, मतलब अकाल पड़ गया तो ठिकानेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो कहता था मेरे को तो आप क्या क्या दो, टैक्स दो। और शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। तो ये सारे कारण बने थे जिसके कारण धाकड़ जाति ने क्या किया था? यहां के ठिकानेदार का क्या किया था? विरोध किया था। क्या किया था? विरोध किया था। चले, ये इतनी बातें आपको मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुकी होगी कि विरोध के एक प्रमुख कारण क्या थे, किसके समय विरोध होना शुरू किया गया था, क्यों हुआ था, ये सारी बातें अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा। एक अपने यहां नोट लगा के लिखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन है राजस्थान का प्रथम व्यापक यानी इतना बड़ा संगठित और शक्तिशाली आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम व्यापक संगठित शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। ठीक है, यह भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है राजस्थान का प्रथम अहिंसक शक्तिशाली व्यापक आंदोलन कौन सा था? आपका किसान आंदोलन। अब अपने आते हैं किसान आंदोलन के, बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण। अगर अपने बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के चरण, तो कितने चरणों में हुआ था ये? कंप्लीटली 3। अब आपको मैं सुविधा के लिए बता दूं कि ये वैसे 3 चरण नहीं थे, इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको 3 भागों में बांट दिया, इसके 3 कालखंडों को उन्होंने बांटा था। बाकी ऐसा नहीं कि पहला कालखंड दूसरा, बिजोलिया में ऐसा नहीं हुआ था। बिजोलिया तो आंदोलन तो कंटिन्यू चल रहा था, फिर हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसको क्या कर दिया, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरे खंड में बांट दिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण। बड़ा सिस्टमेटिक रूप से पढ़ेंगे और डायग्राम से पढ़ेंगे ताकि बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो। बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण, 3 चरणों में ये चला था। अगर बात करें 3 चरण कौन कौन से थे, कब से पहला चरण कब से चला, दूसरा चरण कब से चला, उसकी भी अपने बात करते हैं। प्रथम चरण, दूसरा चरण,
और एक अपना तीसरा चरण। चलिए अब बात करते हैं प्रथम चरण की। इधर मैं लिख सकता हूं एक चरण प्रथम, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। अगर बात करें पहले चरण की तो 1897 से 1915 तक। कब चला था? 1897 से 1915 तक। पहले चरण का टाइम पीरियड क्या था, दिख रहा है क्या? 1897 से 1915। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं ना, वो प्रमुखतः पहले चरण में नेतृत्व किसने किया, दूसरे चरण में नेतृत्व किसने किया, तीसरे चरण में नेतृत्व किसने किया, ये प्रश्न यहां से अक्सर चरणों से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता, मैं आपको एक एक चीजें ना बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, जिंदगी में दोबारा याद करने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता, प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता याद रखने के लिए आपको शब्द रखना है याद, बीएसएफ। प्रथम चरण के नेतृत्व करने के लिए कौन सी सेना आई? बीएसएफ की सेना आई। कौन सी आई? बीएसएफ। क्या याद रखोगे? बीएसएफ। देखिए हमने क्या शब्द लिया है? बीएसएफ। तो पहले बी से बनेगा ब्रह्मदेव दादिच। कौन था बी से नेतृत्व करना? ब्रह्मदेव दादिच। एस से साधु सीताराम दास। पुस्तकालय देखते ये साधु सीताराम दास। अब से फतेहकरण चारण। कौन था? फतेहकरण चारण। और एक व्यक्ति और याद रख लेना, प्रेमचंद भील। प्रेमचंद भील, ये शायद आपने पहली बार नाम सुना होगा प्रेमचंद भील का। प्रेमचंद भील, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे आपको नाम सुनाऊंगा जो आपने पहली बार ही सुने होंगे, क्योंकि ये बढ़िया किताबों में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला चरण चला 1897 से 1915 तक। इसमें तीन नेता थे, नेतृत्व करने वाले तीन लोग थे, ब्रह्मदत्त, साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण। और एक व्यक्ति एक्स्ट्रा में आपको क्या याद रखना है? प्रेमचंद भील। चलिए अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण कब चला? 1915 तक ये चला। फिर 1916 से 1923। दूसरा चरण कब चला? 1916 से 1923। 1916 से 1923। और यहां जो नेतृत्व करने वाले थे नेतृत्वकर्ता, अब यहां से प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि यहां से आंदोलन बहुत रफ्तार पकड़ता है, बहुत अच्छे से आंदोलन आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में एक व्यक्ति जुड़ते हैं, भूप सिंह, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं? विजय सिंह पथिक से। तो एक तो कौन थे नेतृत्वकर्ता? विजय सिंह पथिक। प्रश्न कई बार आया हुआ है, दूसरे चरण का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति या विजय सिंह पथिक ने कौन से चरण का नेतृत्व किया था? आपके दूसरे चरण का। उसके बाद एक थे रामनारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक के बाद रामनारायण चौधरी, इनके साथ कौन मिल गए? रामनारायण चौधरी। और एक वही व्यक्ति जिन्होंने पंछीड़ा गीत गाया, मेवाड़ के थे, माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। तो दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया? नेतृत्व किया। तीन लोगों ने क्या किया? नेतृत्व किया। चलिए अब 1923 के बाद जो चौथा चरण चलेगा 1941 तक। तीसरा चरण 1923 से 1941। नेतृत्वकर्ता, यहां नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता, तो नेतृत्वकर्ता एक तो दूसरे चरण वाले कौन आ जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा।
एक तो कौन आ जाएंगे, माणिक्यलाल वर्मा। एक आ जाएंगे आपके जमनालाल बजाज। कौन आ जाएंगे, जमनालाल बजाज। और एक आ जाएंगे हरिभाऊ उपाध्याय। ये तीन चरण है। आपको मैंने तीन चरणों को पहली रूपरेखा बता दी है कि इस तरह ये रूपरेखा चलेगी। इसके बाद अपने आगे कंप्लीटली इसको एक एक चरणों में अपने पढ़ेंगे। प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, सभी बातें अपने एक साथ करेंगे। तो इतना आपको अगर कंप्लीट है तो उसके बाद अपने चलते हैं। चलें आगे। ये इतना मामला सेट है कि आपके कि इतना मामला सेट है। भाई पहले चरण में कौन थे, बीएसएफ थे। दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक आ गए, रामनारायण चौधरी आ गए, माणिकलाल वर्मा आ गए। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय। ये तीन व्यक्ति आपके इससे जुड़ जाते हैं। अब बात करते हैं आंदोलन का प्रथम चरण। किसकी बात करते हैं, आंदोलन के प्रथम चरण की। प्रथम चरण चलता है 1897 से 1915। अब देखिए कहानी क्या होती है कि जब राव कृष्ण सिंह ने बहुत ज्यादा आपके क्या लगा दिए, कर लगा दिए, तो 1897 में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। साल था 1897 और यहां एक गांव था गिरधरपुरा गांव। यहां एक गांव था कौन सा, बिजौलिया के अंदर, गिरधरपुरा गांव। गिरधरपुरा गांव था। यहां एक किसान था गंगाराम। कौन था, गंगाराम धाकड़, गंगाराम। ये किसान था और इसके घर चल रहा था मौसर। क्या चल रहा था, मौसर। मतलब आपको पता है जब अपने घरों में किसी की मृत्यु होती है तो गांव वाले जेमने के लिए आते हैं, मृत्यु भोज, जिसको अपने क्या बोलते हैं, मृत्यु भोज। तो जब गंगाराम किसान के घर पे मौत हुई तो गांव वाले सारे इकट्ठा हुए थे। भाई रोटी जिमने, शिरो जिमने बेड़ा होया सारा, और इकट्ठा होया जना बटे लोग ठंडा पे अपन ध्यान में है कि आप जावा कोई कटी खानो खाने तो बटे मीटिंग जरूर करा, यार गांव में आ समस्या होगी, आ समस्या हो गया। तो लोगों ने वहां पे क्या किया, सभा का आयोजन किया कि हमारे ऊपर इतने कर लगाए जा रहे हैं, कृष्णदास हमारा शोषण कर रहा है। तो इसके लिए गंगाराम किसान के घर पे क्या हुआ, इस सभा का आयोजन किया गया। सभा हुई तो उस सभा का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे, साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पुस्तकालय अध्यक्ष पे कार्यरत थे। तो उन्होंने कहा भाई अगर आप यहां बातें करते रहोगे, भाई ये हो गया वो हो गया, तो कुछ बनने वाला नहीं है। हमें क्या करनी चाहिए, इस कृष्णदास की शिकायत करनी चाहिए। किसके, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से। किसके साथ, किसके पास शिकायत करनी चाहिए, महाराणा फतेह सिंह के पास। भाई शिकायत नहीं करेंगे राजा को तब तक हमें कुछ हासिल नहीं होगा। उसमें मेवाड़ का राजा कौन था, फतेह सिंह। तो साधु सीताराम दास ने सुझाव दिया कि हमें शिकायत, एक अर्जी लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो गांव वालों का मैं तो अंगूठा छापा, एप्लीकेशन थे ही, लिखो मास्टर जी। तो साधु सीताराम दास ने एप्लीकेशन लिखी और दो व्यक्तियों को कहा कि ये एप्लीकेशन लेके कौन जाएगा, भाई ठिकानेदार के खिलाफ जाए कौन, राजा के। तो दो व्यक्ति को चुनते, एक तो नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, कि ये दो व्यक्ति जाएंगे फतेह सिंह के पास और फतेह सिंह को अपनी व्यथा, अपनी दुख भरी कहानी सुनाएंगे कि हमारे गांव में बिजोलिया के साथ ये हो रहा है। तो नानजी पटेल किसको भेजा जाता है, एक तो होता है नानजी पटेल, बेरीसाल गांव के होते हैं। एक होते हैं ठाकरी पटेल। कौन होते हैं, नानजी और ठाकरी, जिसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं, है ना। गोपाल निवासी थे ये, और वो आपके जो नानजी थे वो बेरीसाल गांव के थे। तो ये दोनों जाते हैं किसके पास, महाराणा फतेह सिंह के पास। शिकायत लेकर भेजा गया। महाराणा फतेह सिंह के पास जब जाते हैं, महाराणा फतेह सिंह ने कहता ठीक है भाई आप शिकायत लेके आए हो, मैं आपके ठिकाने की क्या कराऊंगा, जांच करवाऊंगा। तो फतेह सिंह एक व्यक्ति को भेजेंगे, हामिद हुसैन को। इसकी जांच के लिए किसको भेजेंगे, हामिद हुसैन को। फतेह सिंह ने किसको भेजा जांच आयोग में, भाई तुम जाओ और इसकी क्या करो, जांच करो कि वास्तव में वहां पे ऐसा काम हो रहा है क्या,
या ऐसी झूठी ये लेके आ गए। तो हामिद हुसैन उस समय मेवाड़ का क्या था, राजस्व अधिकारी था। ये क्या था, हामिद हुसैन क्या था, राजस्व अधिकारी था। ये क्या था, राजस्व अधिकारी। तो महाराणा फतेह सिंह ने कौन सा आयोग भेजा, हामिद हुसैन आयोग भेजा। कौन सा भेजा, हामिद हुसैन आयोग भेजा। हामिद हुसैन आयोग आता है कहां पे, मेवाड़ से बिजोली आता है। और इसने फिर देखा तो इसने राजा को किसानों के पक्ष में क्या दी, रिपोर्ट दी कि वास्तव में जो किसान है वास्तव में परेशान है और इनकी मदद की जानी चाहिए। अब जब ये बात पता चली किसको, राव कृष्ण सिंह को, कि मेरे खिलाफ ये राजा के लिए क्या लेके गए, मेरे खिलाफ राजा को शिकायत करके आए हैं, तो नानजी और ठाकरे को बिजोलिया से कृष्ण सिंह क्या कर देता है, निष्कासित करता है कि दोबारा इस गांव में दिख मत जाना तुम लोग। अब फतेह सिंह के पास रिपोर्ट भी जाती है किसानों के पक्ष में कि भाई किसान है वास्तव में परेशान है, लेकिन फतेह सिंह कोई कार्रवाई नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है। और इस बात का फायदा उठाता है कौन, कृष्ण सिंह। कौन उठाता है, कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह कहता है कि फतेह सिंह अपना कुछ करेगा नहीं। तो उसने क्या किया, 1903 में कृष्ण सिंह ने क्या किया, 1903 में कर लगाया। कौन सा, चौरी कर। कौन सा कर लगाया कृष्ण सिंह ने, चौरी कर। चौरी कर क्या होता था, चौरी कर वो होता था जब किसान अपनी लड़कियों की शादी करते तो शादी करने के एवज में कितने रुपए, 5 रुपए। 5 रुपए और कई जगह 13 रुपए भी मिलते हैं। 5 रुपए वो राजा को जमा कराने पड़ते। किसान तो वैसे ही टैक्स से परेशान थे, इतनी लगानी थी, 5 रुपए उसमें बहुत हुआ करते थे। तो कृष्ण सिंह ने कहा भाई तुम शिकायत लेके गए हो, अब तुम्हें मैं एक इनाम देता हूं बढ़िया सा, तुम क्या करो, जब भी तुम लड़कियों की शादी करोगे तो तुम मुझे चौरी कर जमा कराओगे। तो 5 रुपए और 13 रुपए दोनों जगह मिलते हैं। ये चौरी कर लगा देता है कौन, कृष्ण सिंह। ये एग्जाम में प्रश्न आता है कि चौरी कर लगाने वाला ठिकानेदार कौन था, कृष्ण सिंह। तो अब देखो, अगर बात करें कि 5 रुपए किसने लिखा था, प्रमोद ने। इतिहासकार है कौन, प्रमोद ने 5 रुपए लेना लिखा है कि 5 रुपए क्या लिया जाता आपका, चौरी कर। अब चौरी कर लगाया तो किसान तो ऐसे ही परेशान थे। किसानों ने कहा भाई चौरी कर नहीं देंगे तो समस्या हो जाएगी। तो किसानों ने क्या किया, इसके विरोध में 2 साल तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं की। 2 साल लड़कियों की कुंवारी रखा, शादी नहीं की। अब लड़कियां जो शादी वाली थी उनको भी शादी नहीं हुई। अब क्या हुआ क्या कि किसान चौरी कर से परेशान होकर 2 साल तक अपनी लड़कियों की क्या नहीं करते, शादी नहीं करते। अब शादी नहीं करेंगे तो समस्या तो होगी, भाई लड़कियां जवान थी, शादी तो करनी थी। अब देखो किसानों ने, लेकिन कृष्ण सिंह के टस में मस नहीं हुआ। उसने कहा तुम नहीं करो तो नहीं, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कहते हैं किसान लोग है कृष्ण सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी लड़कियां वो 2 साल बाद शादीशुदा हो चुकी है, अब इनको चौरी कर आप हटा दो। तो कृष्ण सिंह कहता है कि चौरी कर तभी हटाऊंगा जब तुम इन लड़कियों को क्या कर दो, बेचकर तुम क्या कर लो, शादी कर लो। क्या कर लो, बेचकर इनकी क्या कर दो, शादी कर दो। तो मतलब कहने का मतलब कृष्ण सिंह के टस में मस नहीं हुआ। अब हुआ क्या, अब किसानों ने कहा भाई ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, है ना, ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, भाई यहां कर चुका है कि अपने खुद का पेट पाले। तो किसानों ने अपनी जमीनें वो क्या कर दी, पड़त रख दी, मतलब खाली छोड़ दी, कुछ नहीं बोया उसके अंदर। किसानों ने कहा बोएंगे नहीं तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब किसानों ने क्या किया, जैसे ये गांव था बिजोलिया, इस ठिकाने में जो इनकी जमीनें थे इनको छोड़ दिया और इनके पास वालों गांवों की तरफ जाने लगे कि हमें इस गांव में जाके खेती कर लेंगे, यहाँ टैक्स आपके कम है, यहाँ टैक्स कम देना पड़ेगा। तो किसानों ने अपनी 2 साल बाद जमीनें पड़त रखी और दूसरे राज्यों में क्या, दूसरे क्षेत्रों में क्या करने लगे, आपके पलायन करने लगे। अब कृष्ण सिंह को अक्ल आ गई कि अगर ये सारे चले गए तो मेरे को पैसा कहां से आएगा, मैं टैक्स कहां से लूंगा, मेरा खजाना खाली हो जाएगा। तो 1903 में ये कर लगाता है। 1905 में चौरी कर को ये आधा कर देता है कि ठीक है चौरी कर लूंगा लेकिन आधा दे दो, आप कितना दे दो, आधा दे दो, लेकिन आप ये क्षेत्र छोड़कर मत जाओ। तो जो चौरी कर था उसको आधा कर दिया गया एवं करों की दर है 1/2 से घटाकर कितना कर दिया, 2/5 कर दिया। 1/2 से घटाकर कितना कर दिया, 2/5 कर दिया। तो इस तरह कृष्ण सिंह और किसानों के बीच वापस में क्या हो जाता है, तालमेल बैठ जाता है। तो आगे अपने बात करेंगे, उसके बाद कृष्ण सिंह के बाद पृथ्वी सिंह बनता है, उसके आगे आगे बात करेंगे। तो पहले कृष्ण सिंह वाला मैटर लिख लेते हैं, उसके बाद अपने पृथ्वी सिंह वाला भी मैटर लिखेंगे। तो ये बात इस तरह की क्या हुई थी, घटना हुई थी। अब तो मेरे हिसाब से आपको मामला सेट है ना, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे इसमें 1897 में
मैं शॉर्ट में लिखा तो चल जाएगा। 1897 में गिरधरपुरा गांव, कौन सा था? गिरधरपुरा गांव, आप समझ जाना। 1897 में गिरधरपुरा गांव। यहां गिरधरपुरा गांव में कौन सा किसान था? गंगाराम। कौन सा किसान था? गंगाराम किसान। और इसके घर में क्या चल रहा था? मौसर। और लोग, आपने को पता है, जिम्मन तो अपने छोड़ते ही नहीं है, चाहे मौसर हो चाहे ब्याह हो। मौसर को क्या बोल सकते हैं? मृत्यु भोज। हालांकि ये बुरी प्रथा नहीं होना चाहिए मृत्यु भोज वगैरह, क्योंकि इससे अच्छा है आप कोई शिक्षा में पैसे लगाएं, कोई पानी का कोई ऐसा पानी वगैरह का प्याऊ वगैरह बना सकते हैं, या कोई किसी के धर्मशाला वगैरह बना सकते हैं जहां गरीब लोग रह सके। तो ऐसा काम करना चाहिए। मृत्यु भोज में कुछ नहीं रखा, पैसा लोग खा पी कर वहीं पे आराम करके चले जाते हैं। तो सभा मृत्यु भोज हुआ, और यहां गिरधरपुरा गांव में इसके घर पे क्या हुआ? सभा का आयोजन। क्या हुआ? सभा का आयोजन। आप नोट्स इसी फॉर्मेट में बना लेना जैसे मैं लिख रहा हूं। सभा का क्या किया गया? आयोजन किया गया। और सभा का आयोजन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व साधु सीताराम दास ने। किसने किया? साधु सीताराम दास ने। और साधु सीताराम दास ने क्या कहा कि भाई दो व्यक्ति जाएंगे फतेह सिंह को शिकायत करेंगे। तो नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को, किसको भेजा? नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। नानजी पटेल कहां के थे? बेरीसाल के। कहां के थे? बेरीसाल के। नानजी पटेल कहां के थे? बेरीसाल गांव के। और ये ठाकरे पटेल कहां के थे? गोपाल गांव के, गोपाल निवासी। तो नानजी व ठाकरे पटेल को क्या कहां भेजा? उदयपुर। कहां भेजा? तो मैं एरो लगा के लिख रहा हूं, उदयपुर। किसके पास भेजा? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को क्या भेजा? महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा गया। महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा गया। अब दोनों शिकायत लेकर गए किसके पास? फतेह सिंह के पास। तो फतेह सिंह ने कहा कि मैं आपकी जांच के लिए क्या भेजूंगा? एक आयोग भेजता हूं। और आयोग कौन सा भेजा जाता है? हामिद हुसैन आयोग भेजा जाता है। तो महाराणा फतेह सिंह द्वारा पहले चरण में कौन सा आयोग आया? पहले चरण में फतेह सिंह, हामिद हुसैन आयोग। महाराणा फतेह सिंह द्वारा बिजोलिया की जांच हेतु क्या भेजा गया? एक आयोग भेजा गया। जांच हेतु भेजा गया आयोग। कौन सा आयोग भेजा गया? हामिद हुसैन। कौन सा भेजा गया? जांच हेतु भेजा गया आयोग। आयोग का नाम क्या था? हामिद हुसैन आयोग। हामिद हुसैन आयोग। कौन सा आयोग भेजा गया? हामिद हुसैन आयोग भेजा गया। जो क्या था भाई? ये राजस्व अधिकारी था उसमें। क्या था? राजस्व अधिकारी, टैक्स लेने वाला अधिकारी था हामिद हुसैन। अब हामिद हुसैन कहां जाता है? बिजोलिया जाता है। और ये इस आयोग ने किसानों के पक्ष में क्या दी? रिपोर्ट दी। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन फतेह सिंह ने कोई कार्रवाई नहीं की।
महाराणा फतेह सिंह ने ठिकानेदार के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। प्रति कोई कार्रवाई नहीं की। अब कार्रवाई नहीं करेंगे तो ठिकानेदार के और ज्यादा क्या हो जाएंगे, हौसले बुलंद हो जाएंगे। तो 1903 में क्या कर देता है, नानजी व ठाकरी पटेल को बिजोलिया से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। 1903 में राव करशन सिंह ने नानजी व ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। तो कृष्ण सिंह ने क्या किया, नानजी और ठाकरे को क्या कर दिया, बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। और 1903 में एक कृष्ण सिंह क्या कहता है कि तुम लोग मेरी शिकायत लेके गए, अब मैं तुम्हें और बताता हूं। 1903 में क्या लगा दिया, इनके कृष्ण सिंह ने चौरी कर को लागू कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। उन्नीस सौ तीन में करशन सिंह ने एक नया कर लगा दिया। कौन सा? करशन सिंह ने चौरी कर। कौन सा कर लगाया? चौरी कर। 5 रुपए और कई जगह पे आपको 13 रुपए मिलेंगे, 5 या 13 रुपए। तो इसने कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया? चौरी कर, नया कर लगाया। चौरी कर, नया कर लगाया। तो पहले 84 प्रकार के कर तो पहले लगे हुए थे, अब इसने 1903 में क्या लगा दिया, कृष्ण सिंह ने चौरी कर भी लगा दिया। अब किसान परेशान होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो अब क्या हुआ, चौरी कर क्या था? लड़की के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कर। तो लिखवा देता हूं, चौरी कर क्या था? जब भी लड़की की शादी होती थी तो किसान को, राजा को पैसे देने पड़ते थे। लड़की के विवाह के अवसर पर, लिया जाने वाला कर कौन सा था? चौरी कर। तो ये जब भी लड़कियों की शादी होती थी, उस शादी के जब भी किसान अपनी लड़की की शादी करता था तो किसान जाके राजा के पास क्या जमा कराना पड़ता था? ये कर देना पड़ता था। प्रमोद ने 5 रुपए लेना स्वीकार किया। प्रमोद ने क्या बताया? 5 रुपए लेना स्वीकार किया है। प्रमोद ने कितने रुपए बताए? 5 रुपए लेना स्वीकार किया है। ध्यान रखना। तो इतिहासकार है प्रमोद, उन्होंने कहा कि 5 रुपए लेना क्या किया है? स्वीकार किया है। चलें आगे। चलिए, अब किसान इसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? और किसानों ने इस कर का विरोध किया और 2 सालों तक अपनी लड़की की क्या नहीं की? शादियां नहीं की। चले, किसानों ने इस कर का विरोध किया तथा 2 वर्षों तक लड़कियों की शादी नहीं की। भाई पैसा कहां से दे? तो लड़कियां तो वैसे भी जवान हो रही थी, शादी करना भी जरूरी था, लेकिन 2 साल तक फिर भी रुके रहे। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि आपका जो जागीरदार था वो टस में मस नहीं हुआ। तो 2 साल तक इन्होंने क्या किया? विवाह नहीं किया।
अब क्या होते हैं, किसानों ने क्या किया, अक्षय तृतीया के दिन क्या किया, जमीनें पड़ते रखी और दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। किसानों ने अक्षय तृतीया के दिन, आपको पता है खेत वगैरह जोते जाते हैं अक्षय अक्षय तृतीया के दिन। तो यहाँ के जो किसान थे वो अक्षय तृतीया के दिन है ना खेत में हल नहीं चलाए, और वो निश्चय करते हैं जब तक ये चमरी कर समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम क्या नहीं करेंगे, हम खेतों में हल नहीं चलाएंगे, है ना। तो अक्षय तृतीया के दिन खेतों में हल नहीं चलाए और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक चमरी कर समाप्त नहीं होगा तब तक खेत नहीं जोतेंगे, खेत नहीं जोतेंगे। फिर भी ठिकानेदार को कोई असर नहीं हुआ, उन्होंने कहा नहीं जोतो मत जोतो। अब उन्होंने क्या किया, अपनी भूमि को क्या रखा, पड़ती रखा, है ना। अब क्या किया, उन्होंने भूमि को पड़ती रखा और फिर क्या कर दिया, दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। अपनी जमीन को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा हम यहाँ बिजोलिया के अंदर खेती नहीं करेंगे, हम दूसरी जगह जाके क्या कर लेंगे, खेती कर लेंगे। अब जैसे ये बात सुनी किसने, करसन सिंह ने, वो घबरा गया। उसने फिर किसानों को बुलाया कि भाई आपके पैर पकड़ता हूं, आप मत जाओ, आपके कारण ही हम क्या है, मेरा यहाँ सब कुछ चल रहा है, तो मैं चमड़ी कर को आधा कर देता हूं और जो आपसे कर लिया जाते हैं उसको 1/2 से कितना कर देता हूं, 2/5 कर देता हूं। किसानों ने अपनी भूमि को पड़त रखा तथा दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। पलायन का मतलब होता है जाने लगे। अब झटका तो लगेगा ना करसन सिंह को, जब किसान ही चले जाएंगे तो पीछे पैसे कौन, टैक्स कौन देगा। अब ये समस्या हो गई किसके, करसन सिंह के। करसन सिंह को जब पता लगा कि ये किसान बिजोलिया छोड़कर जा रहे हैं तो वो किसानों के सामने आता है, पैर पकड़ता है कि तुम्हारा जो चमरी कर है उसको मैं आधा कर दूंगा, जो तुमसे कर लिया जाता है उसको भी मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, है ना। चलिए अब जब जाने लगे 1905 में करसन सिंह ने चमरीकर, अब कई इतिहासकार कहते हैं चमरीकर को हटा दिया और कई इतिहासकार कहते हैं भाई ये चमरीकर है, आधा रखा था। तो चमरीकर की राशि को आधा कर दिया, ब्रैकेट में लिख लेना, समाप्त कर दिया, ऐसे भी लिख लो, दोनों मत लिख लेते हैं अपने, समाप्त कर दिया, क्योंकि इतिहास में थोड़ा बहुत मतभेद चलता है। तथा अगर बात करें जो करों की दर को, तथा करों की दर को घटाकर, दर को घटाकर 1/2 से 2/5 कर दिया। तो 1/2 से घटाकर कितना कर दिया, 2/5 कर दिया, किसने, करसन सिंह ने। ठीक है। अब क्या होता है कि 1906 में करसन सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। करसन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई रिश्तेदार होता है कामा, तो कामा का पृथ्वी सिंह को बुलाकर ये क्या बना देते हैं, नया ठिकानेदार बना देते हैं। तो करसन सिंह की हमने बात की, आगे बनता है ठिकानेदार पृथ्वी सिंह। और आप इसको उतारिए, तब तक मैं थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेता हूं, चाय पी लेता हूं, उसके बाद अपने आगे चलते हैं।
थोड़ा नीचे कर देता हूं, ऊपर से कट रहा है मेरे को पता, ये लो, इसको उतार लो, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। काफी टेढ़ा लिखता हूं ना, दो दो जल्दी दो। कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, निज संतान मृत्यु। क्या हो जाती है भाई, निज संतान मृत्यु, इसके कोई पुत्र नहीं होता। तो इसका कोई रिश्तेदार होता है कामा, तो कामा से पृथ्वी सिंह को बुलाकर ठिकानेदार बनाया। कामा से किसको बुलाया, पृथ्वी सिंह को बुलाकर बिजोलिया का क्या बनाया, ठिकानेदार बनाया। कामा से बुलाता है किसको, कामा से बुलाया जाता है किसको, पृथ्वी सिंह को। अब देखिए जब ये बुलाता है, पृथ्वी सिंह बड़ा राजी होता है और पूरे गांव को जिम्मन करता है, भंडारा कर देता है कि मैं ठिकानेदार बनाऊं तो बढ़िया जिम्मन करो, बढ़िया लोगों को खाना खिलाओ। अब उस जब लोगों का भंडारा किया, डीजे डूजे लगाया गया, बढ़िया स्टेज प्रोग्राम किया गया, तो इसके सारे पैसे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब जब भी ठिकानेदार बनता था उसको तलवार बंधाई कर देना पड़ता था। जैसे कोई पृथ्वी सिंह अगर ठिकानेदार बनाए तो उसके कमर में तलवार बांधी जाती थी, और वो तलवार बांधी जाने का टैक्स है वो राजा को जमा कराना पड़ता था। अब जब पृथ्वी सिंह जब ठिकानेदार बना तो उसको अब टैक्स देना था किसको, फतेह सिंह को, तलवार बंधाई। अब पैसे दे कहां, सारा पैसा तो उसने डीजे में बढ़िया आर्केस्ट्रेज प्रोग्राम रख दिया और बढ़िया भंडारा कर दिया, तो पैसा तो सारा खत्म कर दिया उसने। अब पैसे कहां से लाए, तो जब राजस्व अधिकारी का साहब अपने को टैक्स भरना है, टैक्स कहां से दे, तो उन्होंने पृथ्वी सिंह ने कहा मैं क्यों टैक्स दूं, टैक्स लो गांव वालों से। तो उसने कहा गांव वालों से कहां, लगा दो नया कर। 1906 में पृथ्वी सिंह ने कौन सा लगा दिया कर, तलवार बंधाई कर लगा दिया। 1906 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर कौन सा कर लगाया कि मैं क्यों भरूं, जिम के कौन गए हैं किसान, गांव वाले जिम के गए, ले उनसे वापस वसूल को। नाच के कौन गए, आर्केस्ट्रेज जो स्टेज प्रोग्राम के मजे कौन लेके गए हैं, किसकी गांव वाले, तो लगाओ उनके ऊपर कर। तो 1906 में क्या किया था, पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगा दिया था किसानों पर। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। 1906 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई कर लगाया। तलवार बंधाई कर लगाया किसने, पृथ्वी सिंह ने। अब जब तलवार बंधाई कर लगाया तो साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेहकर सर ने क्या किया, इसका विरोध किया, भाई आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, टैक्स आपको देना चाहिए, आप किसानों से ले रहे हैं। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया, तुम क्या हो, साधु सीताराम दास को पूछा कि मैं लाइब्रेरियन हूं, हट जाओ। तो साधु सीताराम दास को पुस्तकालय पद से हटा दिया था किसने, इसे पृथ्वी सिंह ने। और फिर आपके फतेहकर चारण थे, ब्रह्मदेव थे, ये बिजोलिया छोड़कर चले जाते हैं। इसका विरोध किसने किया, साधु सीताराम दास। भाई इस कर का विरोध करने वाले कौन थे, साधु सीताराम दास।
और इनको क्या कर दिया था, पुस्तकालय पद से हटा दिया, इन्हें पुस्तकालय पुस्तकालय अध्यक्ष पद से हटा दिया। लाइब्रेरियन थे ये, देख लो कितनी पुरानी भर्ती है, अब भर्ती वापस आने वाली है लाइब्रेरियन की, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप। हटा दिया, ठीक है। इसका भी जल्दी ही कोर्स लॉन्च करेंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष का। तो पुस्तकालय पद से हटा दिया किसको, किसको हटा दिया, साधु सीताराम दास को। ब्रह्मदेव व फतेह कर्मचारी क्या करें, दोनों, एक और कौन था, ब्रह्मदेव, और एक व्यक्ति कौन था, फतेहकरण चारण, फतेह करण चारण। ये दोनों क्या करके, दोनों बिजोलिया छोड़कर चले गए। ये क्या हो जाते हैं, बिजोलिया छोड़कर आपके चले जाते हैं। अब होता है क्या है, 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उसका बेटा कौन बनता है, केसर सिंह। और केसर सिंह की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और आपको कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए फीडबैक होते हैं, आपके अच्छे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट, हम हर तरह के कमेंट देखते हैं, ऐसे नहीं नेगेटिव कमेंट को हम इग्नोर नहीं करते। हमें जो इंप्रूव करना है वो आप हमें बताएं। आप स्टूडेंट है, आपकी राय लेना हमारा जरूरी है। वीडियो कैसे लगा, इस तरह के आपको लेक्चर वो आपको ऐप के अंदर मिलेंगे, बहुत शानदार कंटेंट के साथ, ऑथेंटिक और मूल किताबों के ऊपर चल रहा है, जिसको आप पढ़ेंगे तब आपको लगेगा वास्तव में इतिहास को हमने पढ़ा नहीं है, इतिहास को जिया है। ये मैं आपको इतना आपको फुलफिल कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं, जब आप इतिहास पढ़ के जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि हमने आज तक है, मैं हमेशा कहता हूं आपने जो इतिहास पढ़ा वो 50% ही नहीं पढ़ा। जब आप यहां से पढ़कर जाएंगे तब आपको लगेगा कि हमने इतिहास है वो बिल्कुल 80-90% कवर। मैं भी नहीं कहता मैं 100% करवा रहा हूं, मेरे को भी लगता है मैं 80-90% तक ही अभी तक पहुंचा हूं, क्योंकि इतिहास बहुत वाइड लंबा चौड़ा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी जहां तक मेरी पहुंच है उतनी दूर तक मैं आपको पहुंचाऊं, और जो भी पर्सन आज के समय में ट्रेंड में चल रहे हैं वो सारे पर्सन की आपकी समझ बढ़े, आप ऐसे लेक्चर लें और अच्छे कंटेंट पढ़ें। यही ज्ञान सरोवर का हमेशा अप्रोच रहता है, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का अप्रोच हमेशा अच्छे कंटेंट के लिए, इसलिए अच्छे टीचरों की व्यवस्था की है, अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए और उन कंटेंट को पढ़कर आप एग्जाम क्रैक कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय जय राजस्थान, जय भारत, शुभ रात्रि।